Hello everyone. In today's eco lecture, we are in chapter number 2, utility analysis, and today we are going to learn law of diminishing marginal utility. So let us start with the chapter. So as the introduction is given, this law was first proposed by Professor Gaussen. किसने प्रपोज किया इसे? प्रोफेसर गॉसन ने. अच्छा, प्रोफेसर गॉसन ने इसे स्टार्ट तो किया, एक्सप्लेन तो किया, बट उसको फर्दर एलोबरेट करना, इन डेप्थ जाना, ये किसने किया? इट इज डन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, बट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1819. ये इंफॉर्मेशन हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और जब भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या शॉर्ट में कहें लॉ ऑफ डीएमयू, जब भी ये पूछा जाएगा तो हमें ये यहाँ पर बताना पड़ेगा. प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, और उनका जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1819, ये हमें याद रखना है. डू नॉट फॉरगेट. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल कैरेक्टर. क्या बताया? इट इज परवेसिव इन नेचर. परवेसिव मतलब क्या होता है? ऑल ओवर यूनिवर्स, सब जगह क्या है, ये एप्लीकेबल है. ठीक है. It is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want. तो common behavior कैसा है? जैसे जैसे आपकी जो इंटेंसिटी है वो reduce होती है, किसी चीज को यूज करने की इच्छा कम होती जाती है, तो उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होती है? कम होती है. ये बेसिक लॉ है कि नहीं? स्टार्टिंग में जब आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन, टच स्क्रीन फोन नहीं था, तो हमें बड़ी लालसा होती है कि मेरे पास भी एक फोन होना चाहिए. ठीक है, और जैसे ही वो फोन आ जाता है, स्टार्टिंग के 1 मंथ के बाद उसका जो यूटिलिटी था, है ना, उसका जो प्लेजर था, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होते जाता है. और फिर हमें ऐसा लगता है अरे मार्केट में नया मॉडल है, वो हमारे पास आना चाहिए, या उससे जो बेटर है कि नहीं? मेरे पास MI है, मेरे फ्रेंड के पास OnePlus है, मेरे पास OnePlus है, मेरे फ्रेंड के पास iPhone है, तो वो मुझे चाहिए. उसके प्रति हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि जो करंटली हमारे पास है उसके लिए हमारा यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है. ठीक है ना? हम हमेशा हमेशा उस भावनाओं में नहीं रहते. जब फर्स्ट टाइम हमारे पास फोन आया था, और वो भावना अलग होगी, और 2 साल के बाद वही फोन जब हम देखेंगे, उसकी भावना टोटली डिफरेंट रहेगी. है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है? जो चीज ऑलरेडी आपके पास है, अगर उसके स्टॉक में इंक्रीज होता है, तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होती है, कम होती है. तो यही है हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ. ये हमें बाय हार्ट करना है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं कीपिंग अदर थिंग्स सेम, द एडिशनल बेनिफिट. एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी की बात चल रही है, तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? एडिशनल यूटिलिटी की. एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग. additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. ऑलरेडी जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें अगर और कोई इंक्रीमेंट होता है, तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग वे में चली जाती है, डिक्लाइन में चली जाती है, कम होती जाती है. ठीक है. In other words, marginal utility that any consumer derived from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. उस commodity का वो regular successive consumption करेगा, तो हर एक additional commodity के consumption पे उसकी जो marginal utility है वो क्या होगी? डिप्लीट होगी, कम होती जाएगी. In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. जो चीज आपके पास जितनी अधिक है, उससे आपकी इच्छा ऐसी हो जाती है कि ये और अधिक मेरे पास ना हो. ठीक है. तो ये है यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू. अच्छा,
लेकिन ये लॉ को अप्लाई करने के लिए, ये लॉ सब जगह अप्लाई हो तो हमें कुछ बेसिक अजम्पशन पहले लेने पड़ेंगे। अगर हम ये अजम्पशन ना ले तो फिर ये हमारा लॉ सब जगह फिट बैठेगा नहीं। तो ऐसे कौन से अजम्पशंस हैं जो हमको इस लॉ के एनालिसिस के लिए करने पड़ते हैं? कौन से ऐसे अजम्पशंस आप करेंगे? तो सबसे पहला इसमें रैशनैलिटी। फर्स्ट इज व्हाट? रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में भी हमने रैशनल बिहेवियर को डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज रैशनल? रैशनैलिटी का मतलब होता है कॉमन बिहेवियर। रैशनैलिटी का मतलब होता है कॉमन बिहेवियर। जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाए तो एक सेंसिबल पर्सन रहेगा, ठीक है ना, कॉमन पर्सन रहेगा, तो वो कॉमनली बिहेव करेगा, नॉर्मली बिहेव करेगा। तो जो नॉर्मल बिहेव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल पर्सन। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल जो शुगर है, शुगर का मार्केट प्राइस 45 रुपीज पर किलोग्राम है और आपको खबर मिली कि उसका प्राइस 45 से इंक्रीज होकर के 70 रुपीज पर किलोग्राम हो रहा है, ठीक है ना, हो गया है। तो ऐसे केस में जो एक नॉर्मल कंज्यूमर रहेगा वो क्या करेगा? वो पहले सपोज 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर परचेस करता था, तो प्राइस बढ़ने के बाद वो अपने डिमांड को इंक्रीज करेगा या अपने डिमांड को डिक्रीज करेगा? तो जो रैशनल पर्सन होगा ऑब्वियसली वो डिमांड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है कि नहीं? तो यहां पर रैशनल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रैशनल नहीं है, अगर आप नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। तो व्हाट इज रिटन ओवर हियर? कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मली बिहेव करता है। इट मींस दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो जो बिहेवियर कर रहा है वो क्या है? वो नॉर्मल है। और हर एक कंज्यूमर हमेशा ट्राई करता है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने का वो ट्राई करता है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ये जब हम एज्यूम करते हैं तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। बराबर है? नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट ये तो ज्यादातर लॉ के लिए एप्लीकेबल है। जब भी आप कोई हाइपोथेटिकल थिंग के ऊपर एनालिसिस करते हो तो आपको उसको एज्यूम करना पड़ता है दैट वी कैन मेजर इट इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4, इस नंबर पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक एजम्पशन है, तो ही हम स्टडीज में आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम इस लॉ को प्रॉपर एनालिसिस इसका कर पाएंगे, ठीक है? The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. हम ऐसा assume करते हैं कि utility को cardinally measure किया जा सकता है, ठीक है? Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से कमोडिटी से कितना यूटिलिटी डिराइव हुआ है, जो हमारे स्टडीज में, कौन से स्टडी में? लॉ के स्टडी में हमें क्या करेगा? हेल्प करेगा। बराबर है? रैशनैलिटी का एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। जैसे कोई साधु व्यक्ति है, साधु हमें पता है, साधु ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है? अपना जो गृहस्थ आश्रम है उसे छोड़ देता है ना, और अपनी तपस्या में चला जाता है या समाज से थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो उसका समाज के साथ में कुछ ज्यादा रिलेशन होता नहीं है, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सब जगह भिक्षा वगैरह मांगता है ना, तो साधु उसी को बोलते हैं हम। तो ये जो साधु है उसको डिमांड से, सप्लाई से, प्राइस बढ़ने से, कम होने से कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना? उसको हम पूछेंगे तो क्या बोलेगा? सब मोह माया है, सब चीज का त्याग करो। बराबर है? तो ऐसे केस में क्या वो पर्सन अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, तो वो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इरैशनल है। तो
हम इसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इररेशनैलिटी का मतलब एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, इररेशनैलिटी का मतलब इंसैनिटी नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ हम ऐसा बता रहे हैं कि रैशनल मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में जैसा बाकी सब बिहेव कर रहे हैं वैसा वो भी बिहेव करता है, उसे हम बोलते हैं रैशनल। तो ये लॉ किस पे अप्लाई होगा? जो पर्सन रैशनल होंगे उन पे ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा, कार्डिनल मेजरमेंट। हम किसी के सेटिस्फेक्शन को, किसी के यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। लेकिन जब तक हम उसे कोई रेटिंग नहीं देंगे, कोई हम उसे मेजरमेंट नहीं देंगे, तब तक हम इस स्टडी में, इस एनालिसिस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? तो ये सब करने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि चलो मान लिया कि यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं, 10 यूटिलिटी, 8 यूटिलिटी, 6 यूटिलिटी, 30 यूटिलिटी, है ना, ऐसा हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं ताकि हम इसको इजीली कंपेयर कर सकें। तो हमारा सेकंड अजम्पशन यही है। Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity, ताकि ये पॉसिबल हो पाए और उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला वगैरह डेवलप कर सकें। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 किसका? एजम्पशन का। थर्ड एजम्पशन क्या लिया हमने? होमोजिनिटी। होमोजिनिटी, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो होमोजिनिटी क्या हो गया? All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा? आपका जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश नहीं होगा, वो कम नहीं होगा, है कि नहीं? तो आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, मिल्क। अभी आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, तो आपने फर्स्ट टाइम मिल्क कंज्यूम किया, सेकेंड टाइम आपने मिल्क का मिल्क शेक बना के पी लिया, थर्ड टाइम उसी मिल्क का आपने कॉफी बना के पी लिया, नेक्स्ट टाइम आपने उस मिल्क का कर्ड बना के पी लिया, नेक्स्ट टाइम आपने उसी मिल्क का आइसक्रीम बना के खा लिया। तो प्रोडक्ट था कैसा? मिल्क, और उसका आप क्या कर रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कंजम्पशन कर रहे हो। तो क्या यहां पर आपका जो कंजम्पशन है वो होमोजीनियस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल के चेंज में आप क्या कर रहे हो? उसका टेस्ट चेंज कर रहे हो, है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या होगा? हर बार जब आप उसे कंज्यूम कर रहे हो तो क्या आपकी यूटिलिटी कम होगी? आंसर इज नो, इट इज नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था होमोजिनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होमोजिनिटी। हाँ, हर बार आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क कंज्यूम करते, फर्स्ट मिल्क कंज्यूम करते, फर्स्ट 1 ग्लास, सेकेंड 1 ग्लास, थर्ड 1 ग्लास, है ना, तो आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती थी? कम होती थी। बट जब आप उसका टेस्ट चेंज कर रहे हो तो ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। तो इसे हम बोलते हैं होमोजिनिटी, कि जो भी पर्टिकुलर आप आर्टिकल कंज्यूम कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कौन से कॉन्टेक्स्ट में सेम होना चाहिए? साइज, शेप, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस एटसेट्रा, जो भी है ना, उसमें वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अदरवाइज बार बार जब आप प्रोडक्ट को चेंज करते रहोगे, है ना, आप बोलोगे मैंने तो मिल्क ही कंज्यूम किया, लेकिन आपने वो जो मिल्क है उसका फॉर्म चेंज किया बार बार, तो फिर ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन without any lapse of time. मतलब there should not be any gap in consumption of one unit till another unit. आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, और आप बोलते देखते हैं लॉ अप्लाई होता है कि नहीं। आपने आज कुछ कंज्यूम किया, फिर कल कंज्यूम करोगे, फिर परसों कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं। देयर शुड नॉट बी अ टाइम गैप। टाइम गैप ज्यादा होना नहीं चाहिए, तब आपको क्या मालूम पड़ेगा वो डिमिनिश हो रहा है या नहीं हो। तो यहां पर वही बताया, इट शुड बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म। एक आर्टिकल आप कंज्यूम कर रहे हो, एक प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करने में ज्यादा गैप होना नहीं चाहिए, तब जाकर के ये लॉ अप्लाई होगा। तो ये जो एजम्पशन है
एजम्पशन नंबर 4 कौन सा? कंटिन्यूटी। देयर शुड नॉट बी अ लैप्स ऑफ टाइम इन बिटवीन, टाइम का गैप होना नहीं चाहिए। अदरवाइज कैसा होता है, आपने एक चपाती आज खाई, आपको यूटिलिटी मिली फॉर एग्जांपल 10, दूसरी चपाती आप कल खाओगे, कल भी उतनी ही भूख लगी है तो भी आपको 10 मिलेगा। परसों फिर से आप एक चपाती खाओगे और बोलोगे देखो मैं डेली एक चपाती खाता हूं तो भी मेरी यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपको बोला है कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक चपाती अभी खाया तो नेक्स्ट विद इन 5-6 मिनट्स फिर से आप सेकंड चपाती खाओ, है ना। और ऐसे ही आपका कंटिन्यूटी बना रहे तो आपका धीरे धीरे जो यूटिलिटी हो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, आपका इंटेंसिटी कितना है। ठीक है। नंबर 5, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब जो उसका साइज होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, तब आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिमिनिश होगी। इसमें बेस्ट एग्जांपल किसका है? जैसे इफ यू आर थर्स्टी, बहुत ही प्यासे हो आप और आपने किसी को बोला कि पानी पिलाना, ठीक है ना। तो सपोज वो पर्सन आएगा और आपको क्या देगा? आपको 1 टीस्पून, है ना, 1 चम्मच पानी पिलाएगा, फिर दूसरा चम्मच पानी पिलाएगा। पानी पिलाने का मतलब क्या होता है? क्या रीजनेबल साइज है पानी पिलाने का? एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर शुड बी देयर, है ना। एटलीस्ट 200-250 ml वाटर उसमें होना चाहिए, तो जाकर के क्या होगा? एक रीजनेबल क्वांटिटी आएगी। क्या होगा? एक रीजनेबल क्वांटिटी मिलेगी, है कि नहीं। बट आप एक एक चम्मच पानी पिलाओगे और आप बोलेंगे कि 10 चम्मच पानी के पीने के बाद आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है क्या, ऐसा आप पूछेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, वो तो बोलेगा और प्यास लगी है। क्यों? क्योंकि जो रीजनेबल साइज होना चाहिए वाटर का, आपने वो क्वांटिटी दिया नहीं है। ठीक है ना। कोई भी ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मैंगो के कंजम्पशन की। अभी मैंगो का कंजम्पशन कैसा होता है? आप किसी को मैंगो दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक बड़ा स्लाइस उसको आप प्रोवाइड करेंगे, बट आप उसको छोटे छोटे टुकड़े दे रहे हैं एक के बाद एक, और आप बोलते हैं उसको पूछने आ जाए तेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई क्या? वो ना बोलेगा कि हाँ बोलेगा? तो ना बोलेगा, बोलेगा कुछ कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो रीजनेबल साइज होता है आपने उसको प्रोवाइड किया नहीं, है ना। आपने किसी को चपाती आप दे रहे हो, किसी को रोटी आप दे रहे हो, अब उसमें क्या हुआ? एटलीस्ट देयर शुड बी 1 चपाती, है ना। एक चपाती तो होना चाहिए। आप उसको टुकड़े टुकड़े करके एक एक पीस दे रहे हो, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या डिमिनिश होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजनेबल साइज नहीं है। तो एटलीस्ट आपको रीजनेबल साइज प्रोवाइड करना चाहिए। यही यहां पर हमने क्या लिया है? एजम्पशन लिया है। ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्स आर ऑफ रीजनेबल साइज, रीजनेबल साइज का होना चाहिए। दे आर नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। अभी किसी ने पानी मांगा और आपने क्या किया? उसको जो बड़ा 2 लीटर का बॉटल होता है वही दे दिया, ठीक है ना। अब 2 लीटर का बॉटल एक पीने के बाद क्या वो सेकंड पिएगा? नहीं। उसमें उसका डिमिनिशिंग पता चलेगा क्या? नहीं। तो बहुत ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम कम क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। जितना क्वांटिटी नॉर्मली होता है उतना आपको प्रोवाइड करना चाहिए, और फिर आप अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हो कि जो यूटिलिटी उससे डिराइव हो रही है वो डिमिनिश हो रही है या नहीं। ओके। नंबर 6, कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी, all the related factors like income, taste, habits, choice, likes, dislikes of a consumer should remain constant. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सेम होना चाहिए। मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप ये स्टडी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उस पर्सन का इनकम सेम होना चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए, हैबिट सेम होनी चाहिए, चॉइसेस सेम होनी चाहिए, लाइक्स डिसलाइक्स सेम होनी चाहिए। क्यों ऐसा? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस होता है, हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, शुगर का एग्जांपल, या कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं जो हम लोग ओकेशनली परचेस करते हैं, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स परचेस करते हैं, क्या परचेस कर रहे हैं? फ्रूट्स परचेस कर रहे हैं। अभी फ्रूट्स में भी अलग अलग वैरायटी आती है, कम प्राइस वाले फ्रूट्स रहते हैं, हाई प्राइस वाले फ्रूट्स रहते हैं, है ना। जैसे ड्रैगन फ्रूट आप ले लो, तो ड्रैगन फ्रूट जो होता है वो कॉस्टली होता है, कीवी कॉस्टली होता है, तो जैसे अल्फांसो मैंगो है थोड़ा कॉस्टली है, तो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो कॉस्टली है। अभी सपोज हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में ये स्टडी चल रही है, कौन सी? लॉ ऑफ डीएमयू की, तो वो पर्सन ने सपोज क्या परचेस किया, उसने अल्फांसो मैंगो परचेस किया। कितना परचेस किया? 1 डजन परचेस किया, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, अगर उसकी यूटिलिटी कम हो रही है तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा? कम परचेस करेगा, ठीक है। बट अगर उसका इनकम चेंज हो गया, पहले उसका इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पर मंथ था, तो पहले वो कम अफोर्ड कर पाता था तो वो 1 दर्जन परचेस करता था। बट अभी उसका इनकम चेंज हो गया, 10,000 से 20,000 रुपीज उसका इनकम हो गया, तो क्या उसका जो कंजम्पशन है वो चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ चीजों को वो अफोर्ड नहीं कर पाता था, अब उसके पास ज्यादा इनकम है तो वो अफोर्ड कर सकता है, तो उसके बिहेवियर में क्या आएगा? चेंज आएगा। और बिहेवियर में अगर चेंज आया तो हो सकता है हमारा जो लॉ है वो अप्लाई ना हो, है कि नहीं। तो उसके बिहेवियर में मतलब इनकम में, टेस्ट में, हैबिट में, चॉइस में, लाइक्स डिसलाइक में चेंज होना नहीं चाहिए, बराबर है। अगर चेंज हो गया तो ये लॉ अप्लाई होगा नहीं, इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंसी। कांस्टेंट होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो assumed टू बी कांस्टेंट। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। पैसा हमेशा सबको चाहिए रहता है कि नहीं? कोई उसको ना बोलता है क्या? नहीं, पैसा आता है तो आने दो, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। हम हमेशा उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट समझते हैं। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट, वो कभी डिक्रीज होती नहीं है। सही बात है कि नहीं? यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज होती है क्या? कोई ऐसा बोलता है अरे अभी पैसे नहीं चाहिए, बहुत पैसे हो गए, जितना पैसा दो, सामने वाला कभी ना बोलता नहीं है कि नहीं। सेवेंथ, डिविजिबिलिटी। क्या है? डिविजिबिलिटी। तो यहां पर इसको हम किससे कनेक्ट करके देखेंगे? कंटिन्यूटी से। कोई चीज को कंटिन्यूटी में लाना है कि नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब देयर शुड बी नो टाइम गैप, तो आपका वहां पर डिविजिबिलिटी भी होना चाहिए। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? The law assumes that the commodity consumed by a consumer is divisible so that it can be acquired in small quantity. आप उसे small quantity में क्या कर सकते हैं? Acquire कर सकते हैं। वो डिविजिबल होना चाहिए, तभी उसमें कंटिन्यूटी आएगी, है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्रिज परचेस कर रहा हूं, तो ये जो फ्रिज मैंने परचेस किया, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट था, जो नीड था, वो तो एक ही बार में सेटिस्फाई हो गया। अब मैं नेक्स्ट फ्रिज कब परचेस करूंगा? मे बी आफ्टर 8 to 10 years, है ना। 8-10 साल के बाद नेक्स्ट फ्रिज परचेस करूंगा, तो क्या नेक्स्ट फ्रिज परचेस करने में मेरा यूटिलिटी कम हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ा यूनिट परचेस कर लिया, उसमें कोई डिविजिबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको खाना है वाटरमेलन। वाटरमेलन मालूम है ना, तरबूज। या कुछ लोग उसे कलिंगर बोलते हैं। तो तरबूज जो होता है, अब तरबूज जो है आप उसे कैसे काउंट करेंगे? जब किसी को कंज्यूम करने देंगे तो उसका एक स्लाइस देंगे कि पूरा का पूरा तरबूज दे देंगे उसे खाने के लिए? तो यहां पर जब आपको स्टडी करना है लॉ ऑफ डीएमयू, तो आपको स्लाइस के माध्यम से करना पड़ेगा ना। आप एक एक स्लाइस देंगे उसको और फिर देखेंगे एवरी कंजम्पशन, एवरी आफ्टर कंजम्पशन ऑफ नेक्स्ट स्लाइस उसका यूटिलिटी कम हो रहा है कि नहीं। या आप ऐसा बोलेंगे एक तरबूज का, फिर मैं तेरे को दूसरा तरबूज देता हूं,
है ना, एक कलिंगर खा ले, फिर हम लोग देखेंगे तेरा यूटिलिटी डिक्रीज होता है कि नहीं। अरे एक ही खा के उसका पेट भर जाएगा, है ना, उसका साइज कितना बड़ा होता है। गॉट इट एवरीवन। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट ऐसा हो जिसे स्मॉल क्वांटिटी में लिया जा सके, बराबर है, तो जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसको रियल सेंस में स्टडी कर सकते हैं लॉ ऑफ डीएमयू के लिए। ये लॉ तभी अप्लाई होगा। बट आप ऐसा काउंटिंग करेंगे कि एक अकेला तरबूज एक क्वांटिटी हम यहाँ पर काउंट करते हैं, है ना, तो फिर वो रीजनेबल साइज भी नहीं है, ठीक है, और आप उसे डिवाइड करके नहीं दे रहे हैं, आप उसको काउंट कैसे करें, डिविजिबिलिटी बेसिस पे। तो डिविजिबिलिटी का मतलब कैसा होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड होना चाहिए, तब जाके ये लॉ उसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। पॉइंट नंबर 8, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। हमने यहाँ पर ऐसा एज्यूम किया, बट ये अजम्पशन रियल नहीं है, बट हमें एज्यूम करना पड़ रहा है। क्या एज्यूम करना पड़ रहा है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी किसी की सिंगल वांट को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। द लॉ एज्यूम्स an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर जो पावर है वो किसी की सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही है। अदरवाइज कैसा होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट वांट को वो सेटिस्फाई करेगा तो उसका जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे हमने देखा था यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी इज मल्टी पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी देखा था, इलेक्ट्रिसिटी से आप फैन भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, ट्यूबलाइट भी ऑन कर सकते हैं, मिक्सर गीजर भी चला सकते हैं। तो आपका जो यूज होना चाहिए, आपका जो वांट होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, है कि नहीं। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसको यूज करेंगे तो ये लॉ अप्लाई होगा नहीं। तो यहाँ पर ये एक एजम्पशन है। फिर से एक बार रीड करते हैं हम, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। कोई एक कमोडिटी किसी पर्सन का सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, एक कमोडिटी बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, बट हमारा एजम्पशन यहाँ पर है कि वो सिंगल वांट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। द लॉ एज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट which is completely satiable at a given point of time। हम ऐसा उसका वांट देख रहे हैं जिसको कंप्लीटली क्या कर किया जा सकता है, सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है, तो जाकर के लॉ अप्लाई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट है, देयर आर 8 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एजम्पशन का रैशनल होना चाहिए, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड होमोजेनिटी, फोर्थ कंटिन्यूटी, फिफ्थ रीजनेबिलिटी, सिक्स्थ कॉन्स्टेंसी, सेवेंथ डिविजिबिलिटी एंड एट वन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो 8 पॉइंट का एजम्पशन हम रखते हैं तो ही हम अपने लॉ में आगे बढ़ सकते हैं, तो ही ये लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। ओके, अभी हमारे सामने देखिए टेबल दिया गया है और ये टेबल सेम है जो हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंपैरिजन देखा था, रिलेशनशिप देखा था उस समय। लेकिन यहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी का कॉलम निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है, क्योंकि ये जो लॉ है इट इज ओनली रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। लॉ का नाम ही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए हमें वहां से सिर्फ ये एक ही कॉलम यूज आएगा, कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो बाकी सारी चीजें सेम है, हम यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 कंज्यूम कर रहे हैं और उससे जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उसे ग्राफ के माध्यम से हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो हाउ इट इज डिनोटेड वी कैन सी हियर। अब आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस जो पहले था वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, टोटल यूटिलिटी का कर्व हमने बनाया नहीं है, बराबर है। तो हमारा जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमें कितना मिला, 10 यूटिलिटी, बराबर है। और फिर जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जा रहा है।
तो यहाँ पर आपको पॉइंट कैसे डिनोट करना है, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे दिखाया गया यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, जो भी कमोडिटी, आप मैंगो ले लो, चपाती ले लो, जो भी कोई कमोडिटी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट ये ऐसे डिनोट करेगा, और उससे कितनी यूटिलिटी मिली हमें, 10 मिली, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ पर जाके क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें पहला पॉइंट यहाँ पर मिला जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है। तो वो यहाँ पर जाके स्टॉप होता है जहां पर हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 8, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड कंजम्पशन करने पर हमें 6 यूटिलिटी मिली, फोर्थ कंज्यूम करने पर उसमें से हमें 4 की यूटिलिटी मिली, फिफ्थ जब हमने कंज्यूम किया उसमें से सिर्फ 2 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। हम कौन सी यूटिलिटी की बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी की। और जब 6 यूनिट किया हमने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यस। यहाँ पर 0 ये हमें मिलता है। ये पॉइंट मिल गया। और लास्ट में जब 7th कंज्यूम किया हमने, ठीक है, 7th वन जब हमने कंज्यूम किया तो डिस यूटिलिटी हो गई, और इसकी वजह से हम निगेटिव में चले गए। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है, और सारे पॉइंट को जब हमने क्या कर दिया, एक लाइन में कर्व बना दिया, तो हमको एक डिमिनिशिंग कर्व मिलता है। ओके, तो सारे जो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं उसे बाद में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने पे हमारे सामने क्या बन जाता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। ये सारे पॉइंट को हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, जो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में रीड कर लेते हैं। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, इन द अबव डायग्राम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। हमने देखा एक्स एक्सिस पे क्या है, तो हमको सबसे पहले जब भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं डायग्राम का, तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, आपने वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, आपको वहां पर शो करना पड़ता है। तो सेम चीज आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में देना है। हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या डाला है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मार्जिनल कंजम्पशन। ओके, इज मेजर्ड ऑन द, आगे क्या लिखा है देखो, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, वेरियस पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल। ये जहां पर, यहाँ पर जैसा सेंटेंस यूज किया हुआ है कि नहीं, वैसा आपको भी यूज करना है। तो जो जैसा बोला देखो, वेरियस पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आर प्लॉटेड, आपको भी ऐसा ही पॉइंट यूज करना है। प्लॉटेड, प्लॉट करना मतलब हमने जहां जहां पर ये पॉइंट मार्क किया है उसको प्लॉटेड बोलते हैं। ऑन द ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल, when the locus of all the point is joined, हम जब उन्हें क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डिराइव, तब जाके हमें क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलता है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान दो, आप कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स फ्रॉम डैश, तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट टू राइट, shows that marginal utility goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity। जैसे जैसे आप एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाता है, ऐसा ये कर्व शो करता है। बराबर है।
व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। अभी देखो आप ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, है ना। ऊपर आपने बताया एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और रिलेशन क्या है। विथ एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, मतलब ये जो पॉइंट था, ठीक है ना, जहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट किया हुआ था पॉइंट, ठीक है, यहां वाला दिस पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स इंटरसेप्ट्स द एक्स एक्सिस, तो वही हमें बताना है। फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी हाउएवर दिस एक्सेप्शंस आर, सॉरी आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जबकि ऊपर जाना चाहिए यहां से, ठीक है। तो यहां पर क्या बता दिया है, फर्दर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स डिस यूटिलिटी। इसके बाद ये पॉइंट के बाद अगर हम कोई कंजम्पशन करें तो क्या आएगा, डिस यूटिलिटी, दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी, विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। और उसे हम किससे शो करेंगे, शेडेड पोर्शन से शो करने वाले हैं, ठीक है। वो पोर्शन जो हमारा होगा कैसा होगा, शेडेड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पेंसिल से मार्क करके शेडो क्रिएट करके दिखाना है, ठीक है। तो आप वहां पर पेंसिल से ऐसे पूरा शेडो बना करके दिखा देंगे, जैसा भी रहेगा ये शेडेड आपका पोर्शन होना चाहिए, जो क्या शो करेगा, डिस यूटिलिटी शो करेगा, बराबर है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो हम फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन एक्सेप्शन। तो ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है या इसके साथ भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब जहां पर लॉ अप्लाई होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर पूछूं कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल, या हिंदी में अगर कहूं तो धातु क्या होता है कि नहीं। तो आपने साइंस के अंदर ये सब पढ़ा होगा, जो उसका डेफिनेशन वगैरह है, कि मेटल कैसा होता है, स्ट्रांग होता है कि नहीं, फिर इजीली मोल्ड नहीं होता, उसे हीट करना पड़ता है, ये सब है। लेकिन अगर इसमें मेरा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, जो मर्क्यूरी होता है ना, हिंदी में जिसे बोलते हैं पारा, मर्क्यूरी, तो क्या ये मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, तो इसका क्या आंसर आप देंगे।